Hello everyone, welcome to our channel SRT classes. We got good responses from our last videos and now it's time for the new video. The new video is all about demand. So guys, before I start with the topic, I would like to add one phrase from now onwards, at least for economics as a subject. That phrase is don't learn it, feel it. We don't have to learn, we have to feel economics and it will be easy for you. So let's start with our chapter demand. Hey guys, so let us start with the chapter demand and इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी डिमांड पढ़ रहे हो ना तो आप अपने आप को एक कंज्यूमर मानिए, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि आप एक कंज्यूमर है, तो देखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इस डिमांड चैप्टर को शुरू करते हैं। सो डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ डिज़ायर एंड परचेजिंग पावर का कॉम्बिनेशन। मतलब आप किसी चीज़ का डिज़ायर करते हो, आप किसी चीज़ का वांट करते हो, और वांट के साथ साथ जब आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए कैपेबिलिटी भी है तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। सो इट इज़ अ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी अलॉन्ग विद परचेजिंग पावर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ को डिमांड करोगे तो वो एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है, उसके बाद उसका डिमांड कंप्लीट होकर आप नेक्स्ट कमोडिटी के डिमांड पे शिफ्ट कर जाते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये एक एल्जेब्रिक रिलेशन है किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड के बेसिस पे, एंड द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, एंड द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन कमोडिटी एक्स, फिर हो गया इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी एक्स एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो आते हैं वो होता है हमारा फैक्टर्स ऑफ डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है? फैक्टर्स का मतलब होता है वो कारण या वो डिटर्मिनेंट्स, जो डिमांड से अफेक्टेड है, ठीक है। मतलब जिसके कारण डिमांड अफेक्टेड है। तो उसमें सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल कंसेप्ट है, जब भी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, जब भी प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। मार्केट में प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, मार्केट में प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो प्राइस को हमने पी से डिनोट किया है। इसके बाद आता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। जनरल कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा, इनकम घटने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा। लेकिन इस ऐसे देखते हुए हम गुड्स को, कमोडिटीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है लग्जरियस गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स, जहाँ पे क्या होता है जैसे कि एयर कंडीशन हो गया, सेलफोन्स हो गया, टेलीविजन हो गया। आपका इनकम बढ़ता है तब आप इन चीज़ों का डिमांड को बढ़ाते हो, और जब आपका इनकम कम होता है तो आप इन चीज़ों के डिमांड को कभी नहीं करते हो, या फिर कम डिमांड को क्रिएट करके भी आप रिड्यूस कर देते हो। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी आता है बेसिक नेसेसिटी गुड्स। बेसिक नेसेसिटी गुड्स जो डे टू डे आपको यूज आता है, जैसे मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, जिसका डिमांड आपके लिए एक हद तक जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो आपका इनकम अगर बढ़ता है तो आप इसका डिमांड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करोगे, या तो आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा, और नहीं तो कुछ लेवल तक इंक्रीज होके फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब इनकम डिक्रीज होता है तो जनरली इसका डिमांड कांस्टेंट ही रहता है, इसके डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा कैटेगरी जो आता है वो आता है इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड्स जिसके क्वालिटी क्या है, लोअर है। ऐसे में जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज होता है, क्योंकि हम ज़्यादा इनकम जब कमाते हैं तो बेटर क्वालिटी गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। जब हमारा इनकम कम होता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है मेज और बाजरा का, जो कि इंफीरियर गुड्स है। जब आप कम इनकम कमाते हो तो आप इन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करते हो, जब आप ज़्यादा इनकम कमाते हो तो आप बेटर क्वालिटी गुड्स में शिफ्ट कर जाते हो।
अगला अगला टॉपिक जो आता है, अगला पॉइंट जो आता है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब वो गुड्स जो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड है। उसमें दो तरह के गुड्स आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने एग्जांपल लिया है टी एंड कॉफी। मतलब आप या तो चाय पी सकते हो या तो कॉफी पी सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही पीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कोई एक पीते हैं। तो हम लोग उन लोगों का बात कर रहे हैं जो दोनों टी एंड कॉफी प्रेफर करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स, मतलब चाय के जगह कॉफी आप यूज कर सकते हैं। फिर है बोथ गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब हो गया कि अगर एक कमोडिटी है एक्स और एक कमोडिटी है वाई, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई का क्वांटिटी बढ़ेगा। आई रिपीट, एक्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वाई का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो दोनों गुड्स है, एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने एग्जांपल लिया है कार एंड पेट्रोल। मतलब ये वो गुड्स है जो जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं कि अगर आप कार खरीदोगे तो आपको पेट्रोल या डीजल भी खरीदना पड़ेगा, अगर आप पेन खरीदोगे तो आपको इंक खरीदना पड़ेगा, अगर आप गन खरीदोगे तो आपको बुलेट खरीदना पड़ेगा। तो वैसे ही दो गुड्स का डिमांड जब एक साथ हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। मैंने लिखा है गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली, और सेकंड लिखा है इन गुड्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब कार और पेट्रोल, अगर हम इस एग्जांपल को ले तो इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। कार का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड गिरेगा, कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा प्राइस में कार कम खरीदेंगे, तो जब कार कम खरीदा जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड भी कम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी वाई डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, जहाँ पे एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके बाद हम आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर जनरली टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे ही डिमांड करता है। अगर आपको कोई चीज ज्यादा पसंद है, आपको किसी चीज के कंजम्पशन का रेगुलर हैबिट है, तो आप उन चीजों के डिमांड को कभी भी कम नहीं करोगे। या फिर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया है, जैसे कि फैशन का चेंज होना, तो आप पहले कुछ और पहनते थे और अब आपको ये फैशन के हिसाब से नया ट्रेंड में जाना है, तो आपका टेस्ट भी बदल गया और हो सकता है इसके साथ साथ आपका प्रेफरेंसेस भी बदल जाए। तो इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को चेंज कर देता है। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ देखते हैं उसके पास एक बहुत ही अच्छा नया वीडियो गेम आया हुआ है और आपको वो अच्छा लगता है और वो देख के आप अपने लिए भी वैसा ही वीडियो गेम परचेज कर लेते हो। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब सामने वाला जो परचेज करके रखा है, आपको उसका चीज पसंद आता है, वो देख के आप अपना डिमांड क्रिएट करते हो, तो ऐसे भी डिमांड चेंज होता है। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और आखिरी पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट हमारे कंट्री को मेनली दो तरह से रेगुलेट करता है, टैक्स लगा के और सब्सिडी लगा के। टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, सब्सिडी लगाने से चीजों का प्राइस घट जाता है। तो टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरेगा, सब्सिडी लगाने से प्राइस घटेगा, प्राइस घटने से हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारे 6 पॉइंट्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड के। मैं जानता हूँ बहुत सारे बुक्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको किसी भी अदर पॉइंट्स में प्रॉब्लम है या इनमें से कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड किसने बनाया, किसने फाइंड आउट किया, वो है अल्फ्रेड मार्शल। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है, अभी हमने 6 फैक्टर्स पढ़े, 6 में से प्राइस एक फैक्टर था, उसको छोड़ के बाकी जो 5 फैक्टर्स है उसको आप कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है, तब जाके ये लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। गाइस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम लैटिन टर्म में बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। आई रिपीट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को लैटिन टर्म में बोला जाता है सेटेरिस पैरिबस। ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 4-5 एजम्पशन लिखे हैं, लेकिन मैं
एक चीज बता देता हूँ, इसको आप कैसे याद रख सकते हो। हम लोग सिंस ये रिविजनरी मैटर कर रहे हैं, तो एक चीज समझिए, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस हम लोग फोकस करते हैं, बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो आपको एजम्पशन में क्या लिखना है, जिन जिन फैक्टर्स को आप कांस्टेंट समझ रहे हैं, प्राइस को छोड़ के आप जिन फैक्टर्स को कांस्टेंट समझ रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स आपके एजम्पशन बन जाएंगे। आई रिपीट, प्राइस छोड़ के जो बाकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ डिमांड आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स ऑफ डिमांड को अपने को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। वही हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस बन जाएंगे। तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, आप इसको गो थ्रू करिए, देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में आते हैं, डिमांड शेड्यूल में। शेड्यूल मतलब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो भी चीज हम टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं वो शेड्यूल होता है। तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है शेड्यूल का मतलब। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। अलग अलग प्राइस में आप कितना डिमांड कर रहे हो, उसको जब हम टैबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, अलग अलग प्राइस में आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, उसको जब हम टैबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो डिमांड शेड्यूल होता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम लोग किसी एक इंसान का डिमांड शेड्यूल बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। और जितने भी कस्टमर्स है सबका डिमांड शेड्यूल को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, जितने भी कस्टमर्स है उनके डिमांड शेड्यूल को जब हम जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। जो हमने शेड्यूल ऊपर पढ़ा उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, डिमांड शेड्यूल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिमांड कर्व बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मार्केट डिमांड कर्व होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है। 2 रुपए में 20 यूनिट्स डिमांड किया, 2 रुपए में 40 यूनिट डिमांड किया ए और बी रेस्पेक्टिवली ने। तो टोटल 2 रुपए में कितना यूनिट डिमांड हो गया है, 60 यूनिट्स का डिमांड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को 5 रुपए और 10 रुपए के लिए करना है, तो समेशन में हमको मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व दोनों मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, हाउ कैन वी डिराइव मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व, या फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इसमें आपको करना क्या है, बहुत इजी है। आपको क्या देखना है यहाँ पे कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो हमको मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड शेड्यूल मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब हम लोग एक नेक्स्ट रीजन में आते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, मतलब हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है। मैंने अपने ग्राफ वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में जब इन्वर्स रिलेशन होता है, कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तब हमको उसका स्लोप डाउनवर्ड मिलता है। तो डिमांड के केस में भी वही है, लेकिन हम लोग कुछ रीजंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में हम लोग अपने जो भी हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब इस लॉ के बारे में हम और डीप नॉलेज में समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, जो भी चीज का कंजम्पशन आप करते हो, अगर उसका कंजम्पशन बढ़ता जाता है, आपका सेटिस्फैक्शन उससे क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन मानते हैं, वो घटता जाएगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन और सेटिस्फैक्शन में इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमको क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट हमको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। देखिए कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो 100 रुपए का है, और कंज्यूमर एप्पल परचेज करता है जो 50 रुपए 1 किलो का है। इसका मतलब 100 रुपए में कंज्यूमर 2 किलो का डिमांड कर सकता है। अब एप्पल का जो प्राइस है वो 40 रुपए पे आ गया है। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपए के इनकम में कंज्यूमर अब 2.5 किलो एप्पल, 2.5 kgs एप्पल परचेज कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब एप्पल का प्राइस गिरा तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। आई रिपीट, जब एप्पल का प्राइस गिरा तब कंज्यूमर का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग रियल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, प्राइस के गिरने पे जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, इसको हम लोग रियल इनकम टर्म देते हैं। लेकिन सिंस हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस और परचेजिंग पावर में इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो ये डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाता है।
उसके बाद तीसरा रीजन डाउनवर्ड स्लोप का है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, देखिए कि जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल लिया टी एंड कॉफी का, तो मैं जैसे एक एग्जांपल लिया, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है तो उसके कारण टी का डिमांड डिक्रीज होगा। आई रिपीट, जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर टी फॉल होता है। तो यहाँ पे हमको, अगर हम खाली इस दो बॉक्स को देखें तो हमको क्या दिख रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, राइट। जब हम इन दो टर्म्स को देख रहे हैं तो हमको इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। इसके बाद देखिए, जब डिमांड टी का गिरता है, जब टी का डिमांड गिरता है तो उसके कारण कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है। जब टी का डिमांड गिरता है तो उसके कारण कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है। तो अब हम अगर ये दो टर्म को एक साथ देखें तो यहाँ पे भी हमको इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देख रहे हैं तो भी इनडायरेक्ट रिलेशन है, सेकंड एंड थर्ड टर्म को देख रहे हैं तो भी इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ऐसे केस में भी डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगेन गाइज, एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, प्राइस इफेक्ट क्या होता है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब इट इज द समेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप इन दोनों इफेक्ट को ऐड कर दो तो जो इफेक्ट आएगा उसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग का आखिरी रीजन, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉस्टली प्रोडक्ट है, कंज्यूमर्स परचेज नहीं कर सकते, तो ऐसे में कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वेट करते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस गिरने का। जैसे ही उस प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो जो कस्टमर्स पहले नहीं खरीद पाते वो अब खरीदने जाते हैं। तो इसका मतलब उस कमोडिटी के तरफ नए कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो गए। तो प्राइस के गिरने पे नए कस्टमर्स का बढ़ना मतलब डिमांड का मार्केट में बढ़ जाना। तो उसको हम लोग क्या उसके कारण हम लोग क्या देखते हैं, डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट से डिस्कस किए हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग के। अगर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आए हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप एक पोजीशन पे फिक्स है, खाली आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं। और शिफ्ट मतलब क्या होता है, आपका पूरा का पूरा बॉडी शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है, सबसे पहला बात, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ प्राइस बदलेगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। आई रिपीट, यहाँ पे सिर्फ प्राइस बदलेगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे और क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड जब गिरेगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड का गिरना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है। प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है। और यहाँ पे डिमांड कर्व बदलता नहीं है, एक ही डिमांड कर्व में हम लोग मूव करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन है, और ए से सी में जा रहे हैं तो वो एक्सपेंशन है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं जो कि है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट में मैंने क्या बोला, आपका पूरा बॉडी बदल जाता है, मतलब यहाँ पे डिमांड कर्व पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज इन डिमांड बोलते हैं। यहाँ पे बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे, सिर्फ प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होगा। यहाँ पे बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे, प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड अगर इंक्रीज होता है, प्राइस कांस्टेंट में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। प्राइस कांस्टेंट में क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर्व्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में, पहले हम लोग ए पे थे, अब हम लोग का प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड शिफ्ट होके Q0 से Q1 पे आ गया तो ये डिक्रीज इन डिमांड है। Q0 से Q2 में जा रहे हैं तो वो इंक्रीज इन डिमांड है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। गाइज, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है विच इज अगेंस्ट द लॉ। एक्सेप्शन का मतलब होता है विच इज अगेंस्ट द लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इस लॉ का एक्सेप्शंस क्या बोलेगा, इस लॉ का एक्सेप्शंस हमें बोलेगा कि प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले हम आते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स पे। इसको हम लोग स्नॉब अपील आर्टिकल भी बोलते हैं।
इसको हम लोग स्नॉब अपील आर्टिकल भी बोलते हैं। मैंने स्नॉब अपील इसलिए लिख दिया क्योंकि कई एग्जाम्स में स्नॉब अपील भी पूछा जाता है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स या फिर स्नॉब अपील का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने सोसाइटी में सोशल प्रेस्टीज को बचाने के लिए हम लोग कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा, हाई प्राइस गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड टू मेंटेन सोशल प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में डायमंड समझ लीजिए, गोल्ड समझ लीजिए, ये सब कॉन्स्पिशियस गुड्स का पार्ट है। हाई प्राइस, हाई डिमांड हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। आपको लग रहा है कि करंट जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, उस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे में जब इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तो आप ये सोच के करेंटली आप उसके डिमांड को इंक्रीज कर लेते हो। मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड करेंटली इंक्रीज हो रहा है, अपैरो इंक्रीजेस। क्वांटिटी डिमांडेड करेंटली इंक्रीज हो रहा है, किस लिए, इन एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल राइज इन फ्यूचर। ये सोच के कि फ्यूचर में हमारा प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वेबलेन इफेक्ट। व्हाट इज वेबलेन इफेक्ट? वेबलेन इफेक्ट बोलता है कि प्राइस determines the quality of a product is determined by its price। मतलब जिस कमोडिटी का क्वालिटी बेटर होगा, जिस कमोडिटी का क्वालिटी बेटर होगा, उस कमोडिटी का प्राइस भी ज्यादा होगा। जिस कमोडिटी का क्वालिटी बेटर होगा, उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा। या फिर इसको हम दूसरे वे से भी समझ सकते हैं कि जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा, उस कमोडिटी का क्वालिटी बेटर होगा। इसको हम दोनों वे से समझ सकते हैं। जिसका क्वालिटी बेटर, उसका प्राइस तो ज्यादा होगा ही, लेकिन बहुत जन क्या समझते हैं, जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसका क्वालिटी बेटर होगा, उसके कारण उसका डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप यहां तक पूरा क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग इमरजेंसीज में। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि वॉर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ऐसे में क्या होता है, फियर ऑफ शॉर्टेज होता है, कमोडिटीज का शॉर्टेज होता है। तो ये सोच के कि फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगा कमोडिटीज का, हम करेंटली सिचुएशन में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, जो कि है गिफन गुड्स। गिफन गुड वॉज कॉइंड बाई सर रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन ने गिफन गुड्स को नाम दिया था। अगेन ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ये एक तरह का इंफीरियर गुड्स है। गिफन गुड्स एक तरह का इंफीरियर गुड्स है। एग्जाम्पल में ब्रेड और मेज मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों होता है, जब जिन गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिन गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब जिन इंफीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो हम अगर दूसरे एक्सपेंसिव गुड्स का डिमांड को बढ़ा के रखे थे, लेकिन सिंस इंफीरियर गुड्स का कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारा जो डिमांड फॉर एक्सपेंसिव गुड्स है वो फॉल हो जाता है। आई रिपीट अगेन, इंफीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारे पास अब लो मनी रह जाता है, बहुत कम पैसा रह जाता है कि हम एक्सपेंसिव गुड्स को परचेज कर सके। ऐसे में एक्सपेंसिव गुड्स जो हम पहले परचेज कर रहे थे, अब हम वो परचेज नहीं कर सकते, उसका डिमांड अब फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमको इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है बिटवीन प्राइस ऑफ सच गुड्स एंड डिमांड फॉर एक्सपेंसिव गुड्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस, इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ने के कारण इंफीरियर गुड्स के ही डिमांड को हम और इंक्रीज कर लेते हैं, तो इसके कारण हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो वो हो गया गिफन गुड्स। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो है, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण इन गुड्स का ही आप डिमांड को इंक्रीज कर लेते हो, इन गुड्स के ही डिमांड को आप इंक्रीज कर लेते हो। तो ऐसे में इंफीरियर गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं। ऐसे में हम इंफीरियर गुड्स को गिफन गुड्स कहते हैं। सो गाइस, यहाँ तक हमारा ओवरऑल डिमांड चैप्टर था। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो डिमांड चैप्टर? होपफुली ये चैप्टर आपके लिए बहुत क्लियर होगा। इसका हमने शॉर्ट वर्जन आपके सामने रखा, लेकिन अगर आपको इसका और भी पूरा लॉन्ग वर्जन चाहिए तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। हम आपको वो वीडियो वाया पेन ड्राइव और वाया गूगल ड्राइव हम आप तक पहुंचा देंगे। सो एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ clarifications regarding this chapter, then also you can just call us or WhatsApp us in the given number. So thank you so much for all your support till date,
And one more thing, don't forget to like, share, subscribe our channel, and please do write any queries in the comment box also. So thank you so much.